पीपल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और ये है क्लास 9 का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है फ्रांसीसी क्रांति। और ये आपके बहुत सारे एग्जाम में काम आ सकते हैं, जैसे कि DSSB, BPSC TRE 4.0, JTET, जो भी TGT का एग्ज़ाम होता है, और या कोई अदर एग्ज़ाम जिसमें से NCERT का क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसमें एक आपका बेनिफिट ये है कि आपका NCERT प्लस SCERT, जो बिहार का जो एग्ज़ाम होते हैं एस्टेट का TGT लेवल का, उसमें से एस्टेट का जो एस्टेट में जो SCERT पूछा जाता है, जो बिहार का जो बुक होता है, तो वो इसमें इंक्लूड है। तो आज हम लोग पहला चैप्टर ही स्टार्ट करेंगे। और ये चैप्टर पढ़ने के बाद आपको पूरा बुक का जो चैप्टर होता है वो पढ़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो इधर ही हम लिख दिए हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे लुई 16वां। इससे पहले लुई 14वां था फ्रांस का सम्राट, बट अभी हम लोग उसको किसी और चैप्टर में देखेंगे। और ये है लुई 16वां, और वो उसका जो शासन था वो बुर्बो वंश का था। और जो फ्रांस की गद्दी पर कब बैठा था, तो 1774 को गद्दी पर आसीन हुआ था। आसीन मतलब बैठना होता है, तो वो 1774 में बैठा था। और उसका जब वो गद्दी पर बैठा था तो उसका जो एज था वो 20 वर्ष था, या 20 साल बोलेंगे। और उसकी शादी हुआ था ऑस्ट्रिया की जो राजकुमारी थी, मैरी एंटोनियो। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं कि उसकी जो राजकुमारी थी लुई 16 की, तो वो कहाँ की थी, तो ऑस्ट्रिया की थी। और जब लुई 16वां जब फ्रांस का राजा बना था, तो वहाँ का जो स्थिति बहुत कंगाल वाला था वो राज्य का। एक तो वहाँ पर राजा बना तो राजकोष खाली था, और वर्सराय के महल में राज दरबार का शानो शौकत से अलग से बोझ था। और ये कंगाल क्यों था? वहाँ का जो फ्रांस था, वहाँ का शासक, तो वर्सराय का एक महल था और इसको बनाया था। ये वर्सराय का महल कौन बनाया था? तो लुई 14वां ही बनाया था। और उसमें जितना भी दरबार होता था, या फिर बोलिए कि उसका डेकोरेशन से लेकर उसमें जितना भी खर्च होता था, आलीशान था पूरा। तो उसको मतलब सही रखने के लिए उसके ऊपर बहुत ज़्यादा खर्च किया जाता था। और उसके कारण क्या हुआ था, फ्रांस की जनता से बहुत ज़्यादा कर भी लिया जाता था। और वहाँ पर जो शासक थे एकदम निरंकुश थे, जिस पर कोई अंकुश नहीं था, कोई राजतंत्र था, वहाँ पर लोकतंत्र नहीं था। अब क्या हुआ, लुई 16वां के समय फ्रांस के द्वारा अमेरिका का जो 13 उपनिवेश था उसको आज़ाद करवाया गया था। अमेरिका का जो उपनिवेश मतलब क्या होता है? उपनिवेश मतलब वो होता है जो एक देश दूसरे देश पर शासन करता है। जैसे कि भारत किसका उपनिवेश था? तो भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था। और जो देश शासन करता है उसको उपनिवेश नहीं बोलेंगे, जिस पर शासन होता है उसको उपनिवेश बोलेंगे। जैसे कि भारत को बोलेंगे ब्रिटेन का उपनिवेश था पहले, तो उसी तरह अमेरिका का भी कोई उपनिवेश होगा जिसमें 13, और उसका कुल उपनिवेश की संख्या कितनी थी? 13 थी। और जो उसको आज़ाद करवाने के लिए, और उस पर शासन कब्जा कौन कर लिया था? तो ब्रिटेन कब्जा किया था अमेरिका का उपनिवेश पर। तो उसको आज़ाद करवाया था, तो आज़ाद करवाने में हेल्प किया था ब्रिटेन। अब ब्रिटेन तो आज़ाद करवा दिया, अब उसको ऊपर लग गया 10 अरब लिवरे का बोझ। और लिवरे क्या था? तो लिवरे को हम लोग बोलेंगे फ्रांस की मुद्रा थी। जैसे कि भारत में रुपया चलता है, बंगाल में टका चलता है, या फिर कोई अलग अलग कंट्री होता है उसके ऊपर, जैसे रूस में एक मुद्रा है मार्क, तो हर देश की कंट्री का करेंसी का नाम मतलब अलग अलग होता है। तो उसी तरह फ्रांस में भी उसको बोलते थे लिवरे। और ये कब बंद हो गया था? तो 1794 में जो फ्रांस में लिवरे मतलब यूज होता था, वो मुद्रा को समाप्त कर दिया गया था। अब लोगों पर 10% की ब्याज की मांग करने लगे। अब लोग क्या कर रहे थे कि इतना तो लोग उपनिवेश में खर्चा कर ही दिया था, 10 अरब लिवरे का कर्ज चली गया था, तो 10% की बजाय ब्याज की मांग करने लगे थे। अब सबको लगेगा कि ये खर्चा होता कहाँ था? तो ये खर्चा होता था सेना का रख रखाव में, राज दरबार में, सरकारी कार्यालय में, विश्वविद्यालयों को चलाने के लिए और पैसा चाहिए, और करों को बढ़ाने के लिए मजबूर हो गई। अब क्या हो गया, जो इतना सारा जो काम होता था वो सब के लिए तो उसको कर चाहिए ही था, और ऊपर से वो पहले से उसके ऊपर 10 अरब लिवरे का बोझ था। अब क्या हो गया, 18वीं सदी में फ्रांस का समाज 3 स्टेटों में बटा हुआ था। एक क्वेश्चन आ भी चुका है, BPSC TRE 2.0 में आया था कि फ्रांस का जो समाज था वो कितने स्टेट में बटा हुआ है। तो ये कुल 3 स्टेटों में बटा हुआ था।
और उस टाइम जो फ्रांस पर था किसका शासन था, तो सामंती व्यवस्था का, जो बुर्बो वंश का जो सम्राट थे, जो बुर्बो वंश का शासन था, तो उसको हम लोग बोलेंगे सामंती व्यवस्था बोलेंगे। और 3 स्टेट थे, तो पहले स्टेट में वो लोग थे पादरी वर्ग, पहले स्टेट में पादरी वर्ग थे, दूसरे स्टेट में कुलीन थे, और तीसरे स्टेट में थे किसान, कारीगर, छोटे किसान, भूमिहीन मजदूर, और जिनकी संख्या थी तीसरे स्टेट में 90% ज़मीन पर सबसे ज़्यादा किसका साथ कौन मतलब रह रहा था, तो किसान रह रहे थे, और कारीगर और छोटे किसान रह रहे थे। और प्रथम स्टेट और दूसरे स्टेट, कभी कभी क्वेश्चन आता है कि प्रथम स्टेट में कौन कौन थे, तो उसमें पादरी और कुलीन वर्ग दोनों लगा सकते हैं। अब पादरी और कुलीन वर्ग की संख्या कितनी थी, ये टोटल थी 60% जमीन पर पादरी और कुलीन वर्ग का शासन था। तीसरे स्टेट कर अदा करना पड़ता था। अब तीसरे स्टेट को क्या करना पड़ता था, कर अदा करना पड़ता, टैक्स देना पड़ता था तीसरे स्टेट को। बाकी जो ऊपर 2 स्टेट थे वो लोग मस्त रहते थे, उन लोगों को कोई टैक्स वेक्स देना नहीं पड़ता था। तीसरे स्टेट के लोगों को अब चाहिए कर, उसको देना पड़ता था टैक्स, क्योंकि वो लोग गरीब आदमी लोग थे। अब यहाँ पर टाइट को क्या बोलेंगे हम लोग, धार्मिक कर था, ये दिया जाता था पोप को। अब पोप बोलेंगे जो हम लोग को मंदिर में पंडित जिसको बोलते हैं ना, तो वही गिरजाघर में उसको पोप बोलते थे। और चर्च को अदा करना पड़ता था। और कृषि का, और ये जो कर था कृषि के उपज का 10वां हिस्सा था। ये रहा। और टाइल को क्या बोलेंगे, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। टाइल में क्या क्या शामिल था, तो प्रत्यक्ष कर भी शामिल था और अप्रत्यक्ष कर भी शामिल था। अप्रत्यक्ष कर में क्या क्या आता था, तो नमक आएगा, नमक को हम लोग गैबल बोलते थे उस टाइम, गैबल आएगा उसको अप्रत्यक्ष कर बोलते थे। और तंबाकू, तो नमक और तंबाकू अप्रत्यक्ष कर थे। और राज्य के वित्तीय कामकाज का सारा बोझ करों के माध्यम से चुकाया जाता था। और राज्य का जितना भी मतलब फाइनेंशियल होता काम जो होता था, वो सारा काम वो अपना कर लगाता था बहुत अधिक, और वो कर को इकट्ठा करता था। उसके बाद उसका राज्य का शासन चलता था। अब हम लोग यहाँ देखेंगे फ्रांस की जनसंख्या कितनी थी। तो फ्रांस की जनसंख्या 1715 ईस्वी में 2.3 करोड़ थी, 2.3 करोड़ थी। और वही 1789 में 2.8 करोड़ हो गई, बढ़कर 2.8 करोड़ हो गया। और 18वीं सदी में एक नए मध्यम वर्ग का उदय हुआ था। और समुद्र, और इसका काम क्या था, मध्यम वर्ग का, मध्यम वर्ग का काम क्या था कि स्वतंत्र समुद्री पहाड़ीय व्यापार, ऊनी रेशमी कपड़ा उत्पादन के बल पर हुआ था। मतलब उदय कैसे हुआ है इनका, तो समुद्र पारी मतलब समुद्र के उधर मतलब पार मतलब समुद्र है, उसके दूसरे साइड में वो व्यापार करते थे, ऊनी रेशमी कपड़ा उत्पादन के बल पर। और स्वतंत्रता, समान नियमों और समान अवसरों पर विचार पर आधारित यह परिकल्पना। अब उन लोगों का क्या था कि फ्रांस को स्वतंत्रता दिलवाना था। तो स्वतंत्रता कैसे मिलेगा, तो स्वतंत्रता मिलेगा समान नियमों, समान अवसरों पर विचार पर आधारित यह परिकल्पना जॉन लॉक रूसो ने प्रस्तुत की थी। और ये क्वेश्चन आ चुका है बीपीएससी टीआरई 2.0 में कि स्वतंत्रता, समान नियमों और समान अवसरों पर विचार पर आधारित परिकल्पना किसने की थी। एक और बुक है आपका टू ट्रीटाइटिस ऑफ गवर्नमेंट में जॉन लॉक ने राजा की जो दैवी और निरंकुश सिद्धांत था उसका खंडन किया। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए जनता और प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित सामाजिक अनुबंध का विचार किसने रखा था, तो रूसो ने रखा था। तो क्वेश्चन आ सकता है कि सामाजिक अनुबंध पर आधारित विचार किसने रखा, तो रूसो था वो। द स्पिरिट ऑफ द लॉज, ये बुक है। अब बुक किसने है, तो मॉन्टेस्क्यू। और इसमें क्या किया था मॉन्टेस्क्यू, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच सत्ता का विभाजन, जो हम लोग बोलेंगे यहाँ पर क्षैतिज जो विभाजन होता है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तो वो द स्पिरिट ऑफ द लॉज में पहले ही मॉन्टेस्क्यू
वो अपने बुक में लिख चुका था। अब क्या किया लुई सोलामा, अपना राज्य का जो खर्चा पूरा नहीं हो पा रहा था उससे, पहले ही कंगाल बैठल था, तो अब उसको क्या किया कि अब दोबारा कर लगाए जाने का खबर आने लगा लोगों के बीच में कि अब राजा द्वारा अब दोबारा कर लगाया जाएगा। और ये कर कहाँ पर लगाया जाएगा, तो कर लगाने के लिए तो कोई बैठक होगा, अचानक तो मारपीट करके सबसे टैक्स नहीं वसूलना स्टार्ट करेगा। तो ये बैठक हुआ था प्रतिनिधि सभा, जिसको हम लोग बोलेंगे स्टेट जनरल बोलते थे उस टाइम, और उसको बोलेंगे प्रतिनिधि सभा या उसको राजनीतिक संस्था थी। अब बैठक कब हो रहा था, और ये जो स्टेट जनरल का जो बैठक था वो कब हो रहा था, तो पूरा 175 साल बाद हो रहा था। मतलब राजा तब तक सोया हुआ था, इतना मतलब कंगाल और निरंकुश शासन था कि 175 वर्ष बाद ये लोग स्टेट जनरल का बैठक बुला रहा था। उसके बाद सबसे पहले हुआ था 1614 तक हुई थी, 1614 के बाद यहाँ पर कोई स्टेट जनरल का बैठक हुआ ही नहीं है। फिर वह अब जो डेट रखा गया कि 5 मई 1789 को हम लोग सब मिलकर स्टेट जनरल का बैठक बुलाएंगे। और बैठक कौन बुलाता था, तो वही लुई सोलामा, महान राजा। और ये बैठक कहाँ पर बुलाया गया, तो वर्सराय का जो महल था उसको खूब सजाया वजाया गया। पहले से ही तो कर्ज से वो लोग कंगाल था, उसके बाद भी उसको वर्सराय का महल को सजा धजा कर वहाँ पर बैठक बुलाया गया। और इसमें तीनों स्टेट को बुलाया गया, प्रथम दूसरे स्टेट में, मतलब प्रथम और दूसरा स्टेट था उसमें से कितना लोग आया था, तो 300 करके कुल 600 प्रतिनिधि भेजे गए थे। और तीसरे स्टेट में 600 प्रतिनिधि पीछे थे, मतलब ये लोग दो को मिलाकर 300 करके 600 था। और यहाँ पर तीसरा स्टेट अलग से ही अकेले 600 प्रतिनिधि भेजा था। और असेंबली का जो अध्यक्ष था ये बैली कर रहा था। तीसरे स्टेट का जो बोलेंगे कि असेंबली था, तो उसका अध्यक्षता किसने की थी, तो बैली नामक कोई व्यक्ति था, वो कर रहा था। तीसरे स्टेट में प्रतिनिधित्व समृद्ध व शिक्षित वर्ग कर रहे थे। तीसरे स्टेट के लोग क्या थे कि प्रतिनिधि कौन कर रहा था तीसरे स्टेट का, तो पहला और दूसरा में तो पादरी वर्ग ही करेंगे, तो तीसरे स्टेट में कर रहे थे जो समृद्ध और शिक्षित वर्ग थे, उन लोग कर रहे थे। और ये जो स्टेट जनरल थी उसमें से औरतों, कारीगरों, किसानों को उस सभा में प्रवेश मतलब नहीं जाने दिया, जो प्रवेश वर्जित था, वो जा नहीं सकते थे। फिर भी वो लोग क्या किया कि 40,000 पत्र लिखा है वो लोग, पत्रों के माध्यम से शिकायत भेजा, और जिसको हम लोग बोलते हैं काहिया। ये आपका एनसीईआरटी बुक में नहीं है, ये दृष्टि आईएएस का बुक से हम उठाए हैं, हो सकता है कि कुछ एडवांस पूछ लें। प्रत्येक वर्ग की एक मत देने का अधिकार था, जितना भी वर्ग था उसको एक मत देने का अधिकार था। अब तीसरा स्टेट क्या मांग रखा है कि नहीं, प्रत्येक वर्ग को एक मत नहीं देना होगा, अब की बार पूरी सभा द्वारा ही मतदान किया जाए। राजा को तो था बस कर से मतलब, वो अपना कर लेता और निकल लेता, पर तीसरा स्टेट को वो लोग मांग रखा था कि नहीं, अब की बार जो हम लोग को वोटिंग करेंगे वो पूरा सभा करेगा। यह एक लोकतांत्रिक सिद्धांत था, मतलब ये लोग धीरे धीरे लोकतंत्र को अपना रहा था। और जिसको ये लोकतांत्रिक सिद्धांत को लिखा कौन था, तो रूसो की अपनी बुक थी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। द रूसो भी मतलब इसको अपनाया, उसके बाद फिर अपना बुक में वो लिखा था कि द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में कि जो फ्रांस में जो सभा हुई थी वो वहाँ की तीसरे स्टेट की जनता लोकतंत्र की बात कही थी। तीसरा स्टेट प्रतिरोध करते हुए अब राजा क्या किया कि ये लोग बोल रहा था कि नहीं, पूरी सभा से हमको मतदान करवाना है। पूरी सभा से मतदान करने का मांग रखा ये लोग, राजा माना नहीं। उसके बाद ये लोग क्या किया कि प्रोटेस्ट किया। और प्रोटेस्ट करने के लिए ये लोग वर्सराय का जो एंडो टेनिस कोर्ट था वहाँ पर गया। और ये घटना कब हुई थी, तो 20 जून 1789 को हुआ था। मतलब 5 मई 1789 को पहली बार असेंबली बुलाया गया स्टेट जनरल का, और मतलब बुलाया कहाँ गया था, तो वर्सराय में। और उसके बाद फिर जब राजा माना नहीं सभा द्वारा, मतलब सभी लोगों द्वारा मत देने के लिए, तब 20 जून 1789 ईस्वी को वर्सराय के इंडो टेनिस कोर्ट में ये लोग जमा हुए थे। अब जमा होने के बाद ये लोग और काम किया कि ये लोग अपने आप को जमा होने के बाद खुद को नेशनल असेंबली घोषित कर लिया। बोला कि हम लोग ही नेशनल असेंबली हैं, मतलब नेशनल असेंबली एक तरह से नया संविधान था। और शपथ लिया कि जब तक सम्राट को हटा नहीं जाता, उसके शक्तियों को कम कर नहीं जाता, तब तक वो लोग शांति से नहीं बैठेगा।
मतलब नया संविधान तैयार नहीं किया जाएगा तब तक असेंबली भंग नहीं होगी। मतलब जब तक कि सम्राट जो था लुई 16वां, जो ये लोग का बात नहीं माना, उसको जो शक्तियाँ थी उसको कम नहीं कर दिया जाता तब तक कि असेंबली भंग नहीं होगी। और ये जो असेंबली का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो मीराबाई था और एक आबेसी, वो दोनों मिलकर ये असेंबली का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था, तो मीराबाई का जन्म हुआ था वो एक कुलीन वर्ग में हुआ था, लेकिन वो फिर भी जब उनका कुलीन वर्ग में वो जन्म हुआ था उसके बाद भी वह सामंती विशेषाधिकार समाज को ख़त्म करने के पक्ष में थे, कि वो चाहते थे कि नहीं, सामंती विशेषाधिकार समाज को ख़त्म किया जाए। आबेसिये कौन थे, तो आबेसिये एक पादरी थे। और तीसरे स्टेट क्या है, प्रचार पुस्तिका लिखी थी। तीसरा स्टेट इन्होंने क्या किया था, तीसरा स्टेट क्या है, एक प्रचार पुस्तिका लिखा था, जिसको हम लोग बोलते हैं पैम्फलेट बुक बोलते हैं। अब आया सबसे इम्पोर्टेंट वाला घटना, 14 जुलाई 1789 को बास्तिल पर धावा बोलकर उसको ख़त्म कर दिया गया। बास्तिल क्या था, निरंकुशता का प्रतीक था। वो जो बुर्बो वंश के जो सम्राट थे लुई 16वां, तो उनका जो निरंकुशता का प्रतीक था बास्तिल का किला था एक, जहाँ पर कैदियों को रखा जाता था, तो उसको ये लोग ध्वस्त कर दिया एक तरह से। और उसी तरह 14 जुलाई को हम लोग फ्रांस का स्वतंत्रता दिवस भी मनाते हैं। हम लोग नहीं मनाते हैं, वो लोग मनाता होगा। 27 जुलाई 1789 को मानव अधिकार घोषणा पत्र जारी हुआ। यहाँ पर नागरिक छूट गया तो मानव नागरिक अधिकार घोषणा पत्र जारी कर दिया। और 4 अगस्त 1789 को हुआ था कि रात को असेंबली द्वारा जो नेशनल असेंबली बनाया गया था, टेनिस कोर्ट में खुद को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया, तो वहीं पर करो कर्तव्यों, ये इम्पोर्टेंट है ये वाला पॉइंट, करो कर्तव्यों वाली शांति व्यवस्था का उन्मूलन मतलब समाप्त कर दिया गया, समाप्त करने का आदेश पारित कर दिया गया। सत्रह सौ 91 में नेशनल असेंबली द्वारा पहला लिखित संविधान अप्रत्यक्ष रूप से चुनी गई थी। अब क्या हुआ, फ्रांस में एक लोकतंत्र धीरे धीरे आने लगा। सबसे पहले 1791 में नया संविधान बना, वो भी अप्रत्यक्ष, और वो संविधान कैसा था, तो लिखा हुआ संविधान था। भारत में भी लिखित संविधान है। सभी मताधिकार ने अब पर ये जो संविधान बना था, तो जो हम लोग वोटिंग करते हैं, तो भारत में तो वैश्विक मताधिकार है, सभी को वोट करने का अधिकार है। पर फ्रांस में क्या था कि सभी लोग वोट नहीं कर सकते थे। वहाँ पर बस 25 वर्ष से ज़्यादा जो मतलब पुरुष थे, और वो अपना जो 3 दिन का वेतन मतलब मजदूरी के बराबर टैक्स चुकाते थे, वही लोग मतलब वहाँ पर मतदान कर सकते थे। बाकी सबको निष्क्रिय नागरिक बोलते थे। और ये इनको क्या बोला जाता था, इनको सक्रिय नागरिक बोलते थे। संविधान को कैसे बनाया गया था, तो संविधान पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के साथ शुरू हुआ था। जैसे कि भारत में हम लोग बोलते हैं ना, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, वहाँ से स्टार्टिंग हुआ था। पर फ्रांस का जो संविधान था वो पहले से स्टार्ट हो गया था कि पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा। अब जो फ्रांस का जो नेशनल असेंबली बना था, वहाँ पर कुछ अधिकार दिए गए लोगों को। क्या था वो अधिकार, एक तो था जीवन का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कानून बराबरी के अधिकार, कानूनी बराबरी का अधिकार, और इसको नैसर्गिक अधिकार बताया गया। और जो नैसर्गिक अधिकार क्या होता है कि जो हमको अपने जन्म से ही प्राप्त हो जाते हैं। जैसे कि भारत में फंडामेंटल राइट्स हैं जो हम लोग को जन्म से ही प्राप्त होते हैं, उसके लिए कोई एक्स्ट्रा कानून या फिर उसका हेल्प नहीं लेना पड़ता। उसी तरह जो फ्रांस में था नागरिक अधिकार, वो पहले से वो अगर कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो उसको ये अधिकार मिलना ही है। राज्य का कर्तव्य था कि इन अधिकारों की रक्षा करे। अब राज्य का क्या कर्तव्य होगा कि यह इन अधिकारों का रक्षा करे। अब उसी में थी एक जया पॉल मरा, उसका जो एक बुक था, मतलब बुक नहीं बोलेंगे इसको, न्यूज़पेपर बोलेंगे, और वो लिखी थी लामी द पपल, जनता का मित्र। जया पॉल मरा ने न्यूज़पेपर बनाया, मतलब लिखा था लामी द पपल, जनता का मित्र, जिसको बोलेंगे। तो क्वेश्चन आ सकता है कि जया पॉल मरा कौन सा न्यूज़पेपर लिखी थी।
नागरिक अधिकार घोषणा पत्र जो था नेशनल 1790 में ले बार्बियो के द्वारा बनाया गया था और 1792 में नेशनल असेंबली प्रशा और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध किया था। नेशनल असेंबली जो था प्रशा और ऑस्ट्रिया, प्रशा पता है किसके, प्रशा जो है वो एक रूस है, एक मतलब रूस का ही एक पार्ट है, मतलब उसके अंदर ही आता है। अब प्रशा और ऑस्ट्रिया पर के विरुद्ध जो नेशनल असेंबली बना था, जिसको आबे सिंह और मीराबाई बनाया था, वो क्या किया, उसके विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी थी। और उसी में एक देशभक्त थे रॉजेट दी लायल, ये इम्पॉर्टेंट है। उन्होंने एक गीत लिखा, मार्शले गीत बोलते हैं हम लोग इसको, बाद में फ्रांस का राष्ट्रगान भी बन गया था। ये जो गीत था मार्शले बाद में फ्रांस का राष्ट्रगान बना। जैसे कि हम लोग का इंडिया में जन गण मन वंदे मातरम है, उसी तरह फ्रांस का गीत है, उसको बोलते हैं मार्शले। अब हम लोग आएंगे जैकोबिन क्लब। जैकोबिन क्लब का स्थापना किसने किया था, तो मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर ने किया था। और एक ऐसा क्लब था जिसमें कि जो फ्रांस में जो कुछ भी घटना हो रहा है उसके बारे में लोग चर्चा करते थे, और धीरे धीरे वहाँ के जो मेंबर थे, मतलब छोटे छोटे मजदूर लोग ही थे, तो उन लोगों ने मिलकर एक क्लब की स्थापना की जिसको हम लोग बोलेंगे जैकोबिन क्लब था। और ये टीपू सुल्तान के बारे में आप लोगों ने सुना भी होगा, तो उसकी सदस्यता टीपू सुल्तान ने भी जैकोबिन क्लब की सदस्यता ली थी, वो सदस्य बना था जैकोबिन क्लब का। और इसके सदस्य कौन थे, तो जूता बनाने वाला, पेस्ट्री बनाने वाला, घड़ी साज, छपाई, नौकर, दिहाड़ी मजदूर, बस आम लोग ही थे, कोई मतलब समृद्ध लोग या फिर अमीर लोग नहीं था। समाज में कम समृद्ध हिस्से से आते थे, जो समाज का जो पार्ट था वो सबसे कम नीचे तबके का जो था उसी से आते थे। और हम लोग जैकोबिन क्लब को एक और नाम से जानते हैं, उसको हम लोग बोलेंगे सोकुलात, उस नाम से भी जानते हैं। और सोकुलात का मतलब था बिना घुटनों वाला। सोकुलात के जो पुरुष थे पोशाक में लाल रंग की टोपी पहनते थे और जो स्वतंत्रता का प्रतीक था। जैकोबिन के जो सदस्य ने 10 अगस्त को प्यूलेट्रिया के महल पर हमला कर दिया और राजा को बंदी बना लिया। इतना जो अत्याचार कर रहा है फ्रांस का जो सम्राट था, इतना कर और टैक्स लगा रहे, तो जनता तो तबाह थी, तो उसको तो फिर एक दिन बंदी बनाया गया, और वो था 21 सितंबर 1792 को। यहाँ हो गया कि 21 सितंबर 1792 को बंदी बनाकर नवनिर्वाचित असेंबली, जो हम लोग का असेंबली का नाम क्या था, तो नेशनल असेंबली था, और उसका नाम रख दिया गया कन्वेंशन। कन्वेंशन के द्वारा एक अच्छा काम किया गया कि 21 वर्ष से अधिक जितने भी लोग थे, पुरुष थे, उनको संपत्ति हो या ना हो, मतलब उनके पास पैसा हो या नहीं हो, सबको मतदान का अधिकार मिला। लेकिन जो नेशनल असेंबली थी उसमें तो मतदान का अधिकार नहीं मिला था। केवल 25 वर्ष से ज़्यादा जो पुरुष थे, जो 3 दिन के मतलब जो मजदूरी होती थी उसके हिसाब से टैक्स चुकाते थे, उनको ही बस मतदान करने का अधिकार था। 21 जनवरी 1793 को हुआ क्या कि न्यायालय द्वारा देशद्रोह के आरोप में, तो क्वेश्चन आ सकता है कि किस आरोप में लुई सलामा को फांसी की सजा हुई थी, तो देशद्रोह के आरोप में लुई सलामा को फांसी की सजा हो गई थी, तो 21 जनवरी 1793। और ये जितने भी डेट हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। अब बोलेंगे आतंक का राज्य, जिसको लाया कौन था, तो रोबेस्पियर। और रोबेस्पियर कौन था, जैकोबिन दल का सदस्य था, मतलब मेन था वही जैकोबिन दल का। इसने नियंत्रण एवं दंड की सख्त नीति अपनाई थी। गणतंत्र में शत्रुओं, जितने भी उसको शत्रु थे, यह स्थापना करना चाहता था लोकतंत्र का। अब जो भी लोग लोकतंत्र के खिलाफ थे, कुलीन हो, पादरी हो, जो राजनीति हो, अच्छा कुलीन किसको बोलते थे, जो अमीर लोग होते थे उसको कुलीन बोलेंगे, मध्यम वर्गों को नहीं। और पादरी बोलेंगे जो चर्च में रहते थे, पादरी, और हिंदू में पंडित। एवं रॉबेस्पियर के कार्यों में असहमति रखने वाले सभी को गिलोटिन क्या था, तो एक फांसी देने वाला कुछ मशीन था, तो उसी पर उसको सिर को चढ़ाकर धड़ से अलग कर दिया जाता था। अब रोबेस्पियर जब आया था तो कुछ ना कुछ तो कानून बनाएगा ही, तो उसने क्या किया, मजदूरों और कीमत को अधिकतम सीमा तय कर दी। मजदूरों की जो कीमत थी, उसका जो खाद्यान्न था
और फिर गोश्त बोलेंगे, किसको बोले, मीट को हम लोग गोश्त बोलेंगे, हम लोग नहीं, जो लोग खाते होंगे। और पावरोटी की राशनिंग कर दी गई। और महंगे सफ़ेद आटे के बंद कर दिया गया, जो महंगा और सफ़ेद आटा था उसको बंद कर दिया गया। उसकी जगह क्या गया, साबुत गेहूँ से बना समता रोटी खाने का अनिवार्य कर दिया गया। जो समता रोटी को क्या रखा गया, बराबरी का प्रतीक था वो, फ्रांस का समता रोटी। नाम भी अजीब अजीब है। मानसूर महाशय और मदाम महोदया के स्थान पर सितोयेन नागरिका और सितोयेन नागरिक कहा जाने लगा। पहले बोला जाता था मानसूर महाशय, मदाम महोदया, पहले लोग यूज़ करता होगा अपने बोलने में, अब उसके स्थान पर ये वर्ड यूज़ होने लगा। अब चर्च को बंद कर दिया गया और उनके भवनों और बैरकों और दफ्तरों को बंद कर दिया गया। इतना काम कौन किया था, तो रॉबेस्पियर किया था ये सब काम। और 1794 में न्यायालय द्वारा दोषी रॉबेस्पियर को गिलोटिन में चढ़ा दिया गया। न्यायालय बोला कि बहुत सारा काम कर लिया है, अब तुम्हारा टाइम आ गया है, अब गिलोटिन पर चढ़ जाओ तुम भी, बहुत किसी को चढ़ा चुका है वो। सत्रह सौ 94 से 1799 इसको हम लोग बोलेंगे उदार गणतंत्र। जब अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि आतंक का राज कब से कब तक था। आतंक का राज हम लोग बोलेंगे 1793 से 1794, ये इम्पॉर्टेंट डेट है। ये सारे मतलब जितना भी पेज में लिखा हुआ है सारा इम्पॉर्टेंट है। अब संपत्तिहीन तबके को मताधिकार से वंचित कर दिया गया। अब उदार गणतंत्र क्या, जिसको हम लोग बोलेंगे डायरेक्टरी का शासन था। रॉबेस्पियर को तो लटका दिया गया मतलब गिलोटिन पर। अब उसके बाद फिर फ्रांस का जो शासन था किसके हाथ में आया, तो मध्यम वर्ग के संपन्न लोग थे, मतलब थोड़ा अमीर होगा, और जिसकी संख्या थी 15 सदस्यों वाली रखी गई थी। और संपत्तिहीन, जिसके पास संपत्ति नहीं था, उसको मताधिकार से फिर से वंचित कर दिया। पहले तो नेशनल असेंबली था, उसको सक्रिय नागरिकों को ही वोट देने का अधिकार था। उसके बाद तो थोड़ा समय के लिए जब कन्वेंशन आ गया था 21 सितंबर 1792 को, उस टाइम उसको वोट देने का अधिकार था सभी को। अब जब आया डायरेक्टरी का शासन तो फिर से उसको हटा दिया गया और मताधिकार से वंचित कर दिया गया। कारण राजनीतिक, अब आया नेपोलियन का उदय। नेपोलियन का उदय का कारण क्या था, तो राजनीतिक अस्थिरता। फ्रांस में कभी जैकोबिन क्लब या फिर वो शासन, इतनी ज़्यादा अस्थिरता उत्पन्न हो गई थी, तो उसके फ़ायदा उठाया नेपोलियन ने। और 1804 में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना था। क्वेश्चन आएगा कि नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना था, तो 1804 में बना था। और नेपोलियन क्या मतलब चाहता था, यूरोप का आधुनिकीकरण, और इसको आधुनिकीकरण का अग्रदूत भी मानेंगे। जैसे राजा राम मनमोहन राय को पुनर्जागरण का अग्रदूत मानते हैं, उसी तरह यूरोप में आधुनिकीकरण का अग्रदूत हम लोग नेपोलियन को मानेंगे। नेपोलियन भी अब कुछ काम किया है, जैसे रॉबेस्पियर किया था। क्या किया है अभी, निजी संपत्ति व सुरक्षा का कानून बनाया। दशमलव पद्धति पर आधारित नाप वाले मतलब नाप तौल, दशमलव पद्धति पर आधारित नाप तौल बनाया। उसके बाद फिर एक समान प्रणाली चलाई, पद्धति पर आधारित नाप तौल की एक समान प्रणाली चलाई। उसके बाद फिर 1794 में कन्वेंशन के ने दासों के मुक्ति का कानून पारित कर दिया था। एक काम अच्छा किया कन्वेंशन, जो नया बना था 1794 में, दास को मुक्त कर दिया गया। लेकिन जब नेपोलियन आया तो 10 वर्ष बाद, 1804 में नेपोलियन आया था, 1794 और 1804 जब नेपोलियन आया तो फिर से स्टार्ट कर दिया गया दासों को पुनः दास प्रथा फिर से लाया गया। और यह पूरी तरह से बंद कब हुआ था, तो 1848 में अंतिम रूप से दास प्रथा को समाप्त किया गया था फ्रांस में बाकायदा। और दास व्यापार शुरू कब हुआ था, तो ये 17वीं सदी में शुरू हुआ था। क्वेश्चन आएगा कि फ्रांस में दास व्यापार शुरू कब हुआ था, तो 17वीं सदी में शुरू हुआ था। इसको अंतिम रूप से ख़त्म कब किया गया, तो 1848 में। और सबसे पहले ख़त्म कब किया गया, तो 1794 में। अब यहाँ पर बोद्रे और नान्ते क्या हैं,
तो बोद्रे और नान्ते फ्रांस का एक बंदरगाह था दोनों। अब देखिए, जब पुरुषों ने आंदोलन किया तो महिलाओं द्वारा भी फ्रांस में की क्रांति में कुछ योगदान दिया गया था, जिसमें एक महान महिला थी ओलंपे द गूच। 1791 में ये एक नागरिक महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र जारी की थी। और इससे पहले जो पुरुषों के लिए स्टार्ट क्या होता था, तो यहाँ पर महिला की जगह वहाँ लिखा रहता था पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र। तो ये भी सोचे कि हम काहे पीछे रहे हैं, अब तो ये भी स्टार्ट कर दी महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र। अब तीसरे स्टेट की जो महिलाएं थी उसका कार्य क्या था, तो सिलाई बुनाई कर लेती थी, कपड़ों की धुलाई भी कर लेती थी, वैश्यावृत्ति। मतलब इसमें मल्टीपल चॉइस अगर क्वेश्चन इसमें 5 ऑप्शन रहता है, तो अगर बिग स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन रहे तो उसमें से क्वेश्चन आ सकता है कि तीसरे स्टेट की महिलाएं का कार्य क्या था। तो ये सारा आपको ऑप्शन में दे देगा, उसमें से आपको एक चूज़ करना है। एक क्या, अगर इसमें इनमें से सभी आएगा तो अधिकतर वही चूज़ होता है। कुल फल और सब्जियां बेचती थी, तो इतना काम तीसरे स्टेट की महिलाएं करती थी। अब पढ़ने का काम कौन करेगी, तो केवल धनी परिवार की जो महिलाएं थी जो कॉन्वेंट में पढ़ती थी। और टैक्स फार्मर 5 से 6 वर्ष बाद, टैक्स क्या था, फार्मर मतलब 5 से 6 वर्ष बाद फ्रांस पूंजीपतियों को कर वसूलने का ठेका देती थी। फ्रांस क्या करता था, 5-6 साल के बाद पूंजीपति जो अमीर लोग रहते थे फ्रांस को, उसको टैक्स वसूलने का, जो गरीब लोग थे उससे टैक्स वसूलने का ठेका देती थी कि आप इतने से एरिया में इतना टैक्स वसूल करके हमको दे दीजिए। और फ्रांस की क्रांति का नारा क्या था, तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। कन्वेंशन द्वारा राष्ट्र का एकमात्र भाषा क्या घोषित किया गया था, तो फ्रेंच था। दिद्रो क्या था, तो दिद्रो द्वारा जो लिखा गया था एक बुक, उसको बोलते हैं वृहद कोश, इंसाइक्लोपीडिया। आजकल आप लोग गूगल में भी देखेंगे इंसाइक्लोपीडिया, उधर मिलेगा। राजा की निरंकुशता पर अंकुश लगाने के लिए पलारमा संस्था थी। काम तो नहीं किया है, फिर भी इम्पॉर्टेंट ही है। राजा की, अगर राजा कुछ ज़्यादा ही निरंकुश हो गई तो उसको पर अंकुश लगाने के लिए, मतलब कि थम जाओ। एक 17 थी, उसकी संख्या कितनी थी, तो 17 थी। तो क्वेश्चन भी आ सकता है कि राजा की निरंकुशता पर अंकुश लगाने के लिए कौन सी संस्था का निर्माण किया गया था, तो पलारमा संस्था थी और उसकी संख्या थी 17। मैं ही राज्य हूँ, मेरे शब्द ही कानून है, ये किसने कहा था, ये बोला था लुई 14वां। नेपोलियन कानून का संग्रह, नेपोलियन एक लिखा था, उसको नेपोलियन कोड बोलते हैं हम लोग। नेपोलियन के कानून का संग्रह, तो नेपोलियन कोड। नेपोलियन ने सबसे पहले इंग्लैंड को बनियों का देश कहा था। अब यहाँ पर देखिए फ्रांस का कुछ प्रतीक हैं। तो टूटी हुई जंजीर किसका प्रतीक था, तो आज़ादी का प्रतीक। नीला सफ़ेद लाल फ्रांस का राष्ट्रीय रंग था, नीला सफ़ेद और लाल। डैनो वाली स्त्री कानून की मानवीय रूप थी वो। अपनी पूंछ मुंह में लिया सांप, समानता का प्रतीक। हिंदी थोड़ा गड़बड़ है तो एडजस्ट कर लीजिएगा। लाल फ्राइजियन टोपी, दासों के मुक्ति के बाद पहनने वाली, अगर किसी को दास बनाया गया था तो उसके बाद जब वो मुक्त हो जाता था तो लाल कलर का टोपी पहनता था, जिसको हम लोग लाल फ्राइजियन टोपी कहते थे। राजदंड शाही सत्ता का प्रतीक। त्रिभुज के अंदर रोशनी बिखरती आँखें, सर्वदर्शी आँखों ज्ञान का प्रतीक था। विधि पटल, कानून सबके लिए समान है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसने लिखा था, तो रूसो ने लिखा था। असो चूहों की अपेक्षा एक सी का शासन उत्तम है, ये किसका बुक है, तो वाल्टेयर का बुक है। तो यहाँ पर आपका फ्रांसीसी क्रांति समाप्त हुआ। अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम में अपलोड कर लेंगे, वहाँ से आप लोग ले सकते हैं। और ये पढ़ने के बाद आपको बुक का चैप्टर नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो थैंक यू।